डेट है आज 28 जून 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें दो तीन बातें जाननी है हमें, किस लिए काम करता है और अभी न्यूज में क्यों है। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने इस ऑफिस का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया है। और डायरेक्टर कौन है? आरती होला मैनी। आरती होला मैनी है जो इंडियन ओरिजिन की हैं। ये पंजाब रीजन से बिलोंग करती हैं लेकिन अभी ब्रिटेन में रहते हैं, ब्रिटेन की सिटीजन हैं ये। वहाँ पे ये सैटेलाइट इंडस्ट्री की एक्सपर्ट हैं, इसलिए इनको इस ऑफिस का जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स है इसका डायरेक्टर अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। तो ये ऑफिस क्या काम करता है? जैसे इसके नाम में आउटर स्पेस, तो आउटर स्पेस के लिए ये काम करता है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर ऊंचाई पे जाओगे आप 640 किलोमीटर तक, ये हमारा एटमॉस्फेयर माना जाता है। इसके अलावा सारा का सारा आउटर स्पेस है, बाहरी आसमान। तो इसको कोई भी कंट्री मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज ना करे, यूज करे तो इसका पीसफुल करे, यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से। बस इसी के लिए ये रूल्स रेगुलेशन बनाता है, इसी का प्रमोशन करता है कि हर एक कंट्री इंटरनेशनल कोऑपरेट करे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सहयोग हो, कोऑपरेशन हो, ताकि आउटर स्पेस का पीसफुल तरीके से यूज हो सके। तो यही काम है इसका। और देखो ये आरती होला मैनी, ये यहाँ आप देख सकते हो आरती होला मैनी। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी। रिसेंटली देखो इसने ना जो आईटी रूल्स हैं 2021 के, इनका प्रयोग अगर कोई गलत तरीके से करता है ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो उसके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन की रिकमेंडेशन दी है। प्यूनिटिव एक्शन का मतलब सज़ा देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म आप जानते हो, ऑनलाइन, ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बोलते हैं इसे। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का मतलब है ऑन आपकी यूजर्स की डिमांड पे जो आप वीडियो देख सकें अपनी डिमांड पे ऑनलाइन। जैसे अमेजन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, जी5 है, ये सब क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म है। और इनको देखो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर भी बोलते हैं। तो ये जो है डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल, ये देखो इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बनाती है। और इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडर ये सेटअप की गई थी। किसने बनाई थी ये? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है। ये लेवल 2 की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई थी पब्लिशर के लिए, जो ऑनलाइन कंटेंट, जो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, इनके लिए बनाई थी ये जो 2021 के आईटी रूल्स हैं इसके अंडर बनाया था। किस लिए बनाया था? देखो ऑनलाइन आपको पता है बहुत सारे क्राइम होते हैं, या बहुत सारी ऐसी वीडियो होती हैं जो इलीगल या कोई काम कर रही हैं, या फिर कैसा भी हो सकता है, तो उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट कर सके और उन कंप्लेंट को निवारण किया जा सके। ग्रीवेंस है, जो दुख है, परेशानियाँ, उनका निवारण किया जा सके, इसलिए काउंसिल बनाई थी। ये जो काउंसिल है ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट पब्लिशर्स काउंसिल, इसमें देखो जो ओसीसी है, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, उनके भी मेंबर इसमें होते हैं इस काउंसिल में। जो डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल है, इसमें जो मेंबर होते हैं वो ओसीसी के भी मेंबर होते हैं इसमें। और इसमें एक ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड है इंडिपेंडेंट, उसके भी इसमें चेयरपर्सन और 6 मेंबर होते हैं। जो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड है इसके भी एक मेंबर इसमें होता है और ओसीसी के भी इसमें मेंबर होते हैं। और जो ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड है इसमें देखो एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन जो होता है इसका ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड का, इसका देखो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जो जज है वो होता है इसका चेयरपर्सन। मेंबर देखो कोई भी एमिनेंट पर्सन होता है मीडिया से या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, या कोई एक्सपर्ट हो किसी फील्ड से, जो चाइल्ड राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स या मीडिया लॉ के, मतलब मीडिया लॉ के लिए जाना जाता है या एक्सपर्ट है इनमें। चाइल्ड राइट्स में मतलब बच्चों के अधिकारों को जानता हो, माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करता हो, उनके बारे में जानकारी हो, तो उसको ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड का मेंबर बना देते हैं। और ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड के मेंबर और ओसीसी प्लेटफॉर्म से इसमें आते हैं डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल में। जो डिजिटल ये प्लेटफॉर्म के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड है, इसके फंक्शन क्या है? देखो ये देखता रहता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ओसीसी प्लेटफॉर्म, जो वीडियो वगैरह दिखाते हैं,
यूजर्स की डिमांड पे, तो वो कोड ऑफ एथिक्स को, मतलब कोड ऑफ एथिक्स है जो, उसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उनको मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, या कोई कंप्लेंट इनके खिलाफ आती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको रिजॉल्व करना, ये इनका काम है, 15 दिन के अंदर उस परेशानी को निपटाना। और ये ग्रीवेंस या अपील सुनते हैं, कोई भी कंप्लेनेंट है, कोई भी शिकायत करता है, जिसने शिकायत किया उसकी कंप्लेंट सुनते हैं। तो ये डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल है। इस ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड के थ्रू इसका ये टारगेट है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो, देखो फ्री स्पीच तो है यहाँ पे, फ्री स्पीच इन्वायरमेंट हो, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो रूल्स रेगुलेशन को नहीं मान रहा है, आईटी रूल्स हैं जो 2021 के, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म क्या है ये हम ऊपर जान चुके हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म जो बिजनेस करता है अपना ऑनलाइन और यूजर्स की डिमांड पे वीडियो वगैरह दिखाता है अपने प्लेटफॉर्म पे, जैसे अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जी5, ये सब क्या है, ओसीसी प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, ओसीसी, ये ओओसी क्यों लिखा है यहाँ पे, ओसीसी प्लेटफॉर्म है ये, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म। ये देखो पुल मॉडल पे काम करते हैं। पुल मॉडल का मतलब क्या है, पुल मॉडल का मतलब ये है, कोई भी यूजर्स है, यूजर्स का मतलब जो यूज कर रहा है प्लेटफॉर्म को, जैसे मैं हो गया, आप लोग हुए, इन पे वीडियो वगैरह देखते हो, मूवी वगैरह देखते हो, तो ये यूजर्स हैं जो यूजर्स की पुल मॉडल बेसिस पे काम करता है। पुल मॉडल का मतलब है अगर यूजर्स अपनी चॉइस से जो भी वीडियो देखना चाहेगा अपने कन्वीनियंस से वो देख सकता है, कस्टमर की डिमांड पे ये काम करता है एक तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है रानी दुर्गावती। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के लिए। रिसेंटली देखो मध्य प्रदेश में एक यात्रा निकाली जा रही है, वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा। यहाँ पे 6 डे की यात्रा होगी है। यहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो हमें जानना रानी दुर्गावती कौन थी। अलग से देखो लेक्चर बना हुआ है हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, डिटेल में आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कई बार पहले भी ये न्यूज़ में रही थी। अभी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इनके बारे में। रानी दुर्गावती 1524 से 1564 तक इनका जीवन था। ये गोंडवाना की क्वीन थी। गोंडवाना देखो लैंड मध्य प्रदेश का आसपास का रीजन है ना, ये वाला, यहाँ पे गोंडवाना रीजन, ये गोंडवाना रीजन था, यहाँ की ये क्वीन थी। ये है रानी दुर्गावती, देख सकते हो आप। तो ये इन्होंने मतलब प्रसिद्ध क्यों है, ये इतनी फेमस क्यों, इन्होंने देखो अपने किंगडम को मुगल साम्राज्य से बचाया था, डिफेंड किया था। ये चंदेल डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। चंदेल डायनेस्टी आप जानते हो, जो खजुराहो के मंदिर सुने होंगे आपने, मध्य प्रदेश में खजुराहो के टेम्पल वगैरह जो चंदेल डायनेस्टी ने बनाए थे। तो चंदेल डायनेस्टी के जो किंग हैं विद्याधर, वो जाने जाते हैं चंदेल डायनेस्टी के ब्रेव किंग। तो चंदेल डायनेस्टी से ये रानी दुर्गावती बिलोंग करती हैं। इन्होंने शादी किससे की, इन्होंने देखो एक दलपत शाह, ये गोंड डायनेस्टी के थे, दलपत शाह गोंड डायनेस्टी के, जो गोंड कुल था, डायनेस्टी को कुल या वंश बोलते हैं, उनके राजा थे, किंग थे संग्राम शाह। इनके बड़े बेटे थे दलपत शाह, इनसे शादी की थी रानी दुर्गावती ने। जब इन्होंने गोंड डायनेस्टी से शादी कर ली तो चंदेल जो डायनेस्टी है और गोंड डायनेस्टी, इसके बीच में अलायंस हो गया, गठबंधन हो गया। इनकी जो लीडरशिप है, इनके लिए ये जानी जाती है रानी दुर्गावती, क्योंकि इन्होंने देखो गोंड लीडरशिप को भी इन्होंने लीड किया था, मतलब गोंड डायनेस्टी को भी लीड किया था, एज ए लीडरशिप दिखाई थी इन्होंने अपने हस्बैंड के गुजरने के बाद 1550 के लगभग। इन्होंने बाज बहादुर को भी डिफीट किया था। देखो मालवा प्रोविंस को कंट्रोल करने के लिए ये बाज बहादुर आए थे यहाँ पे, मालवा प्रोविंस ये मध्य प्रदेश में 1556 में, तो इन्होंने डिफीट किया था, हरा दिया था बाज बहादुर को। फिर इनका मुग़ल से भी इंट्रैक्शन हुआ, डायरेक्ट इंट्रैक्शन जब हुआ, अब्दुल माजिद खान, ये अकबर ने इनको भेजा था इन्वेड करने के लिए रानी दुर्गावती पे। तो अब्दुल माजिद खान करने आए थे, इन्वेड करने आए थे, मतलब आक्रमण करने आए थे रानी दुर्गावती पे। तो यहाँ पे बैटल हुई, लड़ाई हुई। जो ये हैं इन्होंने अपनी एरिया को मुग़ल आर्मी से बचाया, लेकिन इन्हें लगा कि जो बैटल फील्ड में छोड़ने की बजाय, अपने आप को छोड़ने के बजाय, भागने के बजाय, इन्होंने क्या किया, अपने आप को मार लिया डैगर से। डैगर एक चाकू ही होता है, एक लंबा सा जो चाकू होता है, अपने आप को मार लिया इन्होंने, लेकिन बैटल फील्ड को छोड़ने से मना कर दिया। तो इसी बहादुरी के लिए जानी जाती हैं, मतलब तब तक ये इन्हें लगा लड़ सकती हैं, तब तक लड़ती रहीं। फिर इन्हें लगा कि सारा साम्राज्य जा रहा है, जो ये आए थे ये अब्दुल माजिद खान इन्वेड करने,
ये सारा जो इनका साम्राज्य है अब ये जाने वाला है, ये इन्वेड किया था इन्होंने, धीरे धीरे कब्जा कर रहे थे, तब इन्होंने अपने आप को मार लिया था। इनकी लीगेसी और ऑनर्स के लिए कुछ गवर्नमेंट ने काम किए हैं, जैसे जबलपुर यूनिवर्सिटी है उसका नाम चेंज करके रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रख दिया है। इनकी याद में कई सारी पोस्टल स्टैम्प भी इंडियन गवर्नमेंट ने जारी की थी, इशू की थी। इनके नाम पे ट्रेन भी है एक, दुर्गावती एक्सप्रेस ट्रेन। इनके नाम पे इंडियन नेवी का एक शिप है, पानी का जहाज़, इंशोर पेट्रोल वेसल, जिसका नाम है ICGS रानी दुर्गावती, इनके नाम पे रखा गया है। तो ये अपने पेट्रियोटिक रूल के लिए जानी जाती हैं। यही था इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन। टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक स्टडी की गई है, अध्ययन, हरियाणा में ये रिसर्च की गई है। हरियाणा में कहाँ पे, ये जो आप मैप देख रहे हो यहाँ पे, ये हरियाणा है। हरियाणा का जो ये वाला नदन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे ये शिवालिक हिमालयाज है, यहाँ पे शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। हिमालय आपको पता है 3 में बांटा गया, 3 कैटेगरी में। ऊपर ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं इसको। फिर लेसर हिमालय, लेसर हिमालय को मिडल हिमालय भी बोलते हैं। फिर ये जो तीसरा वाला है ये है शिवालिक हिमालय, जिसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं। तो ये जो शिवालिक हिमालय है और यहाँ पे ये प्लेन्स एरिया है, प्लेन एरिया, मैदानी एरिया, इसके बीच वाला एरिया जो यहाँ पे ये स्टडी की गई है यहाँ पे। तो ये जो अध्ययन किया गया है यहाँ पे ये सामने आया कि यहाँ पे एक्टिव टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक्टिव टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन है क्या, इसके बारे में जानना है। जो टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन का मतलब, देखो डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है, किसी फॉर्म को बिगाड़ना, डिफॉर्म करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ का क्रस्ट जानते हो आप, जैसे ये अर्थ है, अर्थ को 3 लेयर में बांटा हुआ है ज्योग्राफर ने। बीच वाली लेयर है उसको बोलते हैं कोर, उससे ऊपर है मेंटल, और ये इससे सबसे ऊपर जिस पे आप रहते हो, आप बैठे हुए हो, वो है क्रस्ट, जिसे हिंदी में भूपर पट्टी बोलते हैं। तो इस पे कुछ चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि अर्थ के अंदर कुछ चेंज हो रहा है। अर्थ के अंदर किस वजह से चेंज हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स के इंट्रैक्शन की वजह से। और टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में डिटेल में लेक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हो। टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अर्थ को देखो ज्योग्राफर ने टेक्टोनिक प्लेट्स में बांटा हुआ है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है। जैसे ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो ये अफ्रीकन प्लेट है, ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट है। इस तरह से बांटा हुआ है अर्थ को। तो ये जो इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट मूवमेंट कर रही है किस तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ मूवमेंट कर रही है, नॉर्थ साइड। तो ये जब मूवमेंट करती रहती है तो क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट पे भी चेंजेस होता है। और अंदर क्या होता है, इसमें अर्थ के अंदर फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग का मतलब जैसे कोई कागज़ है वो फोल्ड हो जाता है, आप फोल्ड कर देते हो, या अपना जो बिस्तर फोल्ड करते हो सुबह आप, ऐसे फोल्डिंग होना। या फोल्डिंग का मतलब है जैसे ये 2 प्लेट्स आपस में ये मूवमेंट हो रहा है, ये एक इस तरफ जा रही है या एक इस तरफ जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में या फिर सेम डायरेक्शन में। ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, और सेम डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, ये एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के साइड में, मतलब साइड से स्लाइड करना, फोल्डिंग। अपलिफ्ट मतलब ऊपर उठना। तो ये अगर मूवमेंट होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स में, उसकी वजह से अर्थ क्रस्ट में भी चेंजेज आते हैं। यही देखा गया यहाँ पे कि हरियाणा के इस वाले एरिया में, नदन वाला एरिया है, अर्थ सरफेस में टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, माउंटेन्स, वैलीज और अर्थक्वेक आते हैं। माउंटेन्स पहाड़ियाँ बनती हैं, वैली बनती हैं, घाटी, और अर्थक्वेक भूकंप आते हैं इसकी वजह से, जब अर्थ के अंदर ये टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन होता है। ये देख लो थोड़ा, ये इंडिया देख रहे हो आप, ये वाला जो आपको वॉयलेट कलर में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। यहाँ पे देखो कौन कौन सी पहाड़ी आती हैं, काराकोरम रेंज आती है, लद्दाख वाला रीजन है, लद्दाख की पहाड़ियाँ वो आती हैं, और जो कैलाश रेंज है, कैलाश की पहाड़ियाँ ये आती हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। फिर इसके बाद जो ये आपको ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक ब्लैक सा क्या है, ये देखो यहाँ पे इंडस संगपो सिचर जोन बोलते हैं इसको, इंडस संगपो सिचर जोन, इस ब्लैक रीजन को। फिर जो आप ये देख रहे हो ये ग्रे कलर वाला, ये है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। फिर जो आप बीच में देख रहे हो थोड़ा लाइट ग्रे, कम ग्रे थोड़ा, बीच वाला पार्ट ग्रीन, और ये
डार्क ग्रे के बीच वाला पार्ट, इसको बोलते हैं लेसर हिमालय या मिडल हिमालय। और यह हरा हरा पार्ट देख रहे हो, ये आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय। और जो आप ये लाइट ग्रीन देख रहे हो, ग्रीन जो है ये वाला पार्ट, ये आपका टेथिस हिमालय, इसको टेथिस हिमालय बोलते हैं। ये देखो टेथिस हिमालय। और ये बाउंड्री बनी हुई है, देखो ये जो है टेथिस हिमालय, और ये वाला जो ग्रेट हिमालय आपका, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय से ऊपर वाला पार्ट है, जो ग्रेट हिमालय से ऊपर वाला पार्ट। और देखो ये ग्रेट हिमालय और जो मिडल हिमालय है आपका, मैं इसे मिटा लेता हूँ पहले, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एक सेकंड रुक जाओ। ये देखो ग्रेट हिमालय आ जाए, जो ये वाला डार्क ग्रीन वाला पार्ट, ग्रेट हिमालय और जो लेसर हिमालय यानी कि मिडल हिमालय, इनके बीच वाली बाउंड्री लाइन को हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो लेसर हिमालय है और आउटर हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, इनके बीच वाली लाइन को बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट कौन सा है, शिवालिक आउटर हिमालय और लेसर मिडल हिमालय के बीच वाला बाउंड्री लाइन, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और लेसर हिमालय या मिडल हिमालय बोल लो और ग्रेट हिमालय, इन दोनों के बीच की बाउंड्री लाइन को मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। और बाद में यहाँ पे इंडो गैंगटिक प्लेन्स है, ये यहाँ पे नदियाँ बहती है, प्लेन्स मैदानी इलाका बनता है। और ये बाहर वाला जो पार्ट है शिवालिक हिमालय से जो लाइन है, उसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फोल्ट, ये बोलते हैं। तो ये फाइंडिंग जो की गई है, इसमें क्या पाया है, इसमें फोकस किया है पिडमेंट जोन पे। ये पिडमोंट जोन क्या है, पिडमोंट जोन देखो जो माउंटेन एरिया है शिवालिक, और ये प्लेन है जो घग्गर यमुना रिवर का जो प्लेन है हरियाणा में, इसे मिटा लेता हूँ मैं तब समझाता हूँ। ये जो यहाँ पे शिवालिक हिमालय आ जाए और ये प्लेन से मैदानी इलाका, इनके बीच में जो ये एरिया, इसको बोलते हैं पिडमोंट जोन। पिडमोंट जोन, ये स्पेलिंग आपने देखी यहाँ पे, पिडमोंट जोन। तो ये गंगा रिवर है, यमुना रिवर का बेसिन है, ये प्लेन एरिया और माउंटेन एरिया, इनके बीच वाला एरिया है। यहाँ पे क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है और वो एक्टिव है, यहाँ पे कुछ अभी भी डिफॉर्मेशन हो रहा है। इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे माउंटेन में चेंज हो सकता है, प्लेन्स में वैली बन सकती हैं, अर्थक्वेक आ सकते हैं, यानी कि ये अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे पहले जो सरस्वती रिवर थी, जो वेदों में मेंशन है ना, वेदों में लिखी हुई है सरस्वती रिवर के बारे में, लेकिन अभी नहीं है, लुप्त हो चुकी है ये। तो ऐसा माना जा रहा है इस स्टडी के बाद, जो ये टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है, इनकी वजह से ये सरस्वती रिवर लुप्त हुई थी। जो सरस्वती रिवर है इसकी वजह से ही एक्सटिंक्ट हो गई थी, लुप्त हो गई थी। तो इस फाइंडिंग जो की है, इसकी सिग्निफिकेंस का इंपॉर्टेंस देखो, इससे बहुत सारे पता लगाए जा सकते हैं, अर्थक्वेक के बारे में भी, या स्ट्रेन एक्यूमुलेशन होता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस एरियाज़ में, कैसे वैली बनती हैं, कैसे प्लेन्स, इन सब के बारे में पता लगाया जा सकता है। हिमालयाज़ में फॉल्ट लाइन है जो, इसके बारे में हम जान चुके हैं। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के बारे में, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ऊपर डिस्कस किया है ये। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेडफ्लेशन। ग्रेडफ्लेशन क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो कोई भी कॉरपोरेट है या कंपनी है, वो लोगों की सैलरी बढ़ाने के बजाय, लोगों की वेज बढ़ाने के बजाय अपना प्रॉफिट बढ़ाए, अपना प्रॉफिट। और अपना प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब अपने प्रोडक्ट का वो प्राइस बढ़ा देगा। मान लो कोई पेन बनाने वाली कंपनी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं उनकी सैलरी बढ़े, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाई। उन्होंने क्या काम किया, उनके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो रही थी, उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया। पेन का प्राइस 10 रुपये था पहले, अब 20 कर दिया। तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, कॉरपोरेट को। किसको, कॉरपोरेट को, इन कंपनी को, जो पेन बनाने वाली कंपनी है। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई ना भाई साहब। पहले 10 रुपये का पेन था, अब 20 रुपये का हो गया। तो ये महंगाई किस वजह से बढ़ी, ग्रीड की वजह से। ग्रीड का मतलब लालच, जो कंपनी को लालच था प्रॉफिट का, ज़्यादा प्रॉफिट हो, इसकी वजह से ये इन्फ्लेशन बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो इसी इन्फ्लेशन, इसी महंगाई को बोलते हैं ग्रीडफ्लेशन। तो ये टर्म आप समझ गए होंगे। अभी ये टर्म जो ग्रीडफ्लेशन है देखने को मिल रही है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जैसे यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज़ में मिल रही है। इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, प्रभाव क्या पड़ते हैं। पहला प्रभाव तो यही हायर इन्फ्लेनेसरी, और ये बात याद रखनी है। देखो ये ना ट्रेडिशनल जो वेज प्राइस स्पाइरल है, इसकी बजाय ये प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल है, जो इन्फ्लेशन को आगे बढ़ाती है।
वेज प्राइस स्पाइरल नहीं है, मतलब वेज को नहीं बढ़ाती है, ये बढ़ाती है अपने प्रॉफिट को। प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल है, ये टर्म भी आपको याद रखनी है इसमें। तो इसके इम्पैक्ट क्या होता है, पहली बात तो इन्फ्लेशन, महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाती है, इंडिविजुअल पे फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ता है, परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। परचेजिंग पावर का मतलब पहले 10 रुपये में एक पेन आ जाता था, अब 10 रुपये की वैल्यू घट गई, अब इसमें एक पेन नहीं आता, 20 रुपये में आता, तो परचेजिंग पावर 10 रुपये की रिड्यूस होगी, आधी हो गई। इट अंडरमाइंस ट्रस्ट इन बिजनेस, बिजनेस में ये ट्रस्ट को कम कर देता है, मार्केट डायनेमिक्स को भी डिस्टॉर्ट कर देता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को भी ये हैम्पर कर देता है, क्योंकि जब वेज नहीं बढ़ेगी, लोगों में महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रभावित होगी। नेक्स्ट टॉपिक है ईगल रीजन। देखो अफ्रीका में एक रीजन है, रिसेंटली न्यूज में था, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से 11 मिलियन पीपल, लगभग 1 करोड़ 10 लाख पीपल डिस्प्लेस कर गए हैं इस रीजन में, ईगल रीजन में। ईस्ट अफ्रीका एंड ग्रेट लेक्स रीजन भी बोलते हैं इसे। 2023 में 1 करोड़ 10 लाख लोग यहाँ से डिस्प्लेस कर गए, माइग्रेट कर गए, पलायन कर गए। ये वाला रीजन देख सकते हो आप, ये कॉन्टिनेंट देखो आप, अफ्रीका, पहले मैं मिटा लेता हूँ इसे, ये आप देख रहे हो आप वर्ल्ड मैप, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख रहे हो आप, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये वाला जो, ये देखो ये ईस्टर्न वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन को बोलते हैं ईगल रीजन। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, सूडान और इरिट्रिया, जिबोती है ये वाला छोटा सा, इथोपिया, सोमालिया और केन्या, ये वाली कंट्री आती हैं। और देखो यहीं पे जान लो, ये जो 4 कंट्री हैं, सोमालिया है ये वाली, इथोपिया है, जिबोती है, इरिट्रिया है, इन 4 कंट्री को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं, HORN, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं इन 4 को। और ये वाली जो कंट्री है, ये वाला रीजन है, इसको ईगल रीजन बोलते हैं। तो न्यूज में क्यों था, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए हैं, किसकी वजह से, कारण क्या है, क्लाइमेट शॉक की वजह से। यहाँ पे फ्लड और ड्रॉट आती रहती है, फ्लड मतलब बाढ़ आ जाती है, या ड्रॉट सूखा पड़ जाती है, पानी नहीं है, कहीं पे पानी है तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वायलेंस होती है, हिंसा होती है इन सारी कंट्रीज़ में। तो इसकी वजह से कंट्री दूसरी कंट्री में, या फिर उसी अपनी कंट्री में ही, दूसरी कंट्री में, अपनी कंट्री में एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे चले गए हैं, मतलब डिस्प्लेस हो गए हैं, एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे। तो यही था इसके बारे में। एक देखो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी हुई है रिसेंटली, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन जारी करता है इसको, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये इंस्टीट्यूट जारी करता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को। फर्स्ट रैंकिंग आई है इसमें डेनमार्क की, डेनमार्क कंट्री कहाँ पे है, ये आप देख सकते हो, यहाँ यूरोपियन कंट्री है ये, इधर कहाँ गया डेनमार्क, ये रहा डेनमार्क, ये वाला कंट्री डेनमार्क कंट्री। तो ये नदन अमेरिकन रीजन और यूरोप का रीजन है, इसके मिडल में आता है ये डेनमार्क कंट्री। तो डेनमार्क कंट्री फर्स्ट रैंक लेके आई है, 64 कंट्रीज़ को इसमें रैंकिंग दी जाती है। इसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी वगैरह देखी जाती है कि वर्ल्ड में कोई कंट्री किस पोजीशन पे है। इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इसमें इंडिया की 40वीं रैंकिंग आई है, 40th रैंकिंग। नेक्स्ट एक खर्ची पूजा फेस्टिवल न्यूज में था, ये खर्ची पूजा, KHARCHI, खर्ची पूजा, ये फेस्टिवल है त्यौहार त्रिपुरा का ये त्यौहार है, ये रिसेंटली न्यूज में था। एक नंदी पोर्टल बनाया है, ये भी न्यूज में था। नंदी पोर्टल क्या है, देखो नंदी पोर्टल किसने बनाया है, पहले तो आपको ये याद रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसने बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इस मिनिस्ट्री ने, इस मंत्रालय ने बनाया है। किस लिए, ताकि जो ये लोग फिशरीज करते हैं या अलाइड सेक्टर के लिए काम करते हैं, डेयरी सेक्टर के लिए दूध का उत्पादन करते हैं, भैंस वगैरह रखते हैं, उनके लिए बनाया है, उनके सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट एक तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व न्यूज में था, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ये देखो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये महाराष्ट्र की।
तो ये आपको याद रखना है बस। ये टॉपिक थे आज के लेक्चर में।